Good morning, students. I am Meenakshi Gurjar, Assistant Professor in Government Girls College, Jhalawad. Today, we will discuss about metal ligand bonding part 3. In earlier videos, part 1 and part 2 of metal ligand bonding we have discussed, and in this part, I have told you about VBT, valence bond theory, and many metal ligands bonding we can explain by the VBT, but there are some limitations of VBT also. And in this lecture, we will discuss about limitations of VBT, valence bond theory. फर्स्ट है, देखिए ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव D2sp3 and sp3d2 hybridization. And in tetrahedral complex hybridization is sp3 and square planar complex जो होते हैं उनमें होता है dsp2 hybridization. इसकी लिमिटेशंस हम देख रहे हैं. इसकी लिमिटेशंस ये होगी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस यानी कि ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है और स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जब D1, D2, D3 और D9 आयन मेटल आयन हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है. D1 है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं 1 होगा. ये मेटल के ही डी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रखे हैं. मेटल कैटाइंस भी हो सकता है, फिर मेटल एटम की फॉर्म में भी हो सकता है. तो D1 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, D2 में 2 होंगे, D3 में 3 और D9 के अंदर भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हम देखते हैं D1 और D9 दोनों में ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है. तो बाय दिस थ्योरी वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर दीज कॉम्प्लेक्सेस विद द हेल्प ऑफ VBT. तो हम इससे VBT की हेल्प से हम उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं. सेकंड इसकी लिमिटेशन ये है कि आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल जो होंगे, देखो दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल में. फर्स्ट इज आउटर ऑर्बिटल एंड अदर इज इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इन inner orbital octahedral complexes D2sp3 hybridization takes place, and in tetrahedral complexes sp3 hybridization takes place. And in these complexes outer orbital octahedral complexes and tetrahedral complexes जो होंगे D1 से लेके D9 जिनमें मेटल आयन होंगे उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो इस तरह से दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 रिस्पेक्टिवली. इसमें बता रखा है, आप इसे अपनी कॉपी में करके देखिएगा कि D1 है तो आप बता ही सकते हो D1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. D2 में देखो आप 2 मिलेंगे आपको. D5 तक जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 5 ही रहते हैं. जब हम D6 कर लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन और आ जाने से D1 में आपने फिर वो हकल रूल के हुंस रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में और फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है फिर से D1 में चला जाएगा. अब आप देखेंगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं. फिर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है D7 में, तो फिर इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. D8 में फिर एक इलेक्ट्रॉन और चला जाता है आपका D3 के अंदर, तो फिर उसमें आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. D9 में आपके पास 1 रह जाएगा. इस तरह से यहाँ पे ये बता रखा है, लेकिन ये बताया है कि इसमें भी हम एक दूसरे को उससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ सर्टीन मेटल आयन्स इज टोटली अनसेटिस्फैक्ट्री. एग्जाम्पल dsp2 hybridization is Cu+2 ion is obtained by promoting 1 3d electron to 4d orbital which occurs very rarely. यहाँ इसके VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया है, जो Cu+2 आयन की जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी कि D8 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो जनरली क्या दिखाते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप दिखाते हैं. और स्क्वायर प्लेनर अगर कॉम्प्लेक्सेस ये हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तभी उसकी शेप कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा. देखिए यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दो तरह के है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन की 2 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है. एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है. लेकिन जनरली क्या होता है कि जो D8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, D8 मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है dsp2.
तो और कॉपर जो Cu+2 आयन होते हैं जनरली DsP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाने के लिए क्या होगा इसमें कि आप ये देखिए DsP2 हमने लिखा है, तो यहाँ पे जो D है वो कौन सा होगा, 3D होगा। अगर हम sp2d लिखते हैं तो यहाँ पे d 4d वाला होता है, लेकिन अगर हमने dsp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखा है तो ये जो d ऑर्बिटल है वो होगा हमारा इनर ऑर्बिटल, यानी कि 3d ऑर्बिटल होगा। तो 3d ऑर्बिटल से, और ये हाइब्रिडाइजेशन अगर इसमें हो रहा है तो फिर इसका 3d जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट होना चाहिए, और 3d वेकेंट होना चाहिए। और 3d वेकेंट होने के लिए फिर क्या होगा इसमें कि 3d भी वेकेंट होना चाहिए, एक s भी वेकेंट होना चाहिए, और 2 हमारे पास p भी वेकेंट होना चाहिए। तो ये 3d इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, 4d ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा, और ये बहुत ही रेयरली पॉसिबल होता है। तो वीबीटी की थ्योरी से हम इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और D8 जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही क्यों होते हैं, आखिर वो स्क्वायर प्लेनर की जगह टेट्राहेड्रल क्यों शो नहीं करते हैं, तो इसका भी रीजन यहाँ पे वो नहीं बता पाते हैं वीबीटी की सहायता से हम। और इस थ्योरी में क्या किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया है, मेटल आयन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, लिगेंड के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं दिया गया है। तो ये भी इसकी क्या हो जाती है, एक फेलियर हो जाती है, इसका एक लिमिटेशन है। In this theory, too much stress has been given to the metal ion, while the importance of ligand is not properly expressed. This is also a limitation of VBT, and this theory does not predict magnetic behavior quantitatively, except the number of unpaired electron in the complex. केवल इसमें इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ये बताता है कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इसके अलावा इसमें और भी कोई इसमें बताने के लिए और कोई प्रूफ नहीं है। इसमें केवल और केवल ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और अगर इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर इसके अंदर मोर देन 1, तो फिर 1 एंड मोर देन 1 है तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड है तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं हो पाता है इस थ्योरी की सहायता से। एंड दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, उसे भी यह बताने में फेल है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई सर्टीन कॉम्प्लेक्सेस आर मोर लेबाइल देन द अदर, कि 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो होते हैं थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल और कुछ होते हैं थर्मोडाइनमिकली लेबाइल। तो लेबाइल का मतलब आप समझ सकते हो कि इस इनस्टेबल, तो ये उसके बारे में भी नहीं बता पाता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल क्यों होते हैं। This theory fails to explain why some metal complexes in a particular oxidation state are low spin, while some other complexes of the same metal ion in the same oxidation state are high spin. यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ बताया, देखो यहाँ है एक तो आपका CuNH3 का होल 6+3 है, यानी हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन है, और एक आपका हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन है। यहाँ दोनों में ही, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में ही मेटल आयन जो है वो सेम है, CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोबाल्ट, लेकिन मेटल आयन सेम है। लेकिन फिर भी ये जो आपका अर्लियर कॉम्प्लेक्स है, जो अमीन वाला कॉम्प्लेक्स है, ये तो क्या है, लो स्पिन है, और जो फ्लोरीन वाला कॉम्प्लेक्स है वो है आपका हाई स्पिन। तो इसके बारे में भी वो नहीं बता पाता है, यानी कि वीबीटी की थ्योरी से हम यह एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि सेम मेटल आयन होने के बावजूद भी कुछ ये लो स्पिन होते हैं कॉम्प्लेक्स और कुछ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं। तो ये भी इसका एक लिमिटेशंस है। तो इसके बाद ये सब हमने पढ़ी जो है वो इसकी लिमिटेशंस है वीबीटी की। तो वीबीटी की लिमिटेशंस होने के बाद फिर बाद में एक थ्योरी आई थी CFT, यानी कि CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। अब हम यहाँ इसके एजम्पशंस देखते हैं। द मेटल आयन एंड लिगेंड्स एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज एंड बॉन्डिंग बिटवीन दैम इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल आयन जो होगा और जो लिगेंड्स हो गए हैं उन्हें पॉइंट चार्ज के रूप में, बिंदु आवेश के रूप में इन्हें माना है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे कोवेलेंट ना मानते हुए इन्होंने क्या माना है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें माना है। देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इंटरेक्शन मीन आप समझ सकते हैं कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है इनके बीच में, ओनली जो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा।
In the free metal ion or in the free metal atom or ion, all the 5d orbitals possess the same energy, that is degenerate. जब मेटल आयन फ्री अवस्था में होता है तब उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं और वो सब सेम एनर्जी के होते हैं। सेम एनर्जी के होते हैं तो हम बोल सकते हैं उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। पांचों की पांचों जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी सेम ही एनर्जी होती है। अब जैसे ही लिगेंड्स उसके पास आते हैं मेटल आयन के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में, तो इसकी जो डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट्स में, एक T2G होते हैं और एक Ag होते हैं। ये अब आप आगे देखेंगे यहाँ। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ CFT, ए कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड वेरियस लिगेंड्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन होगा जो कहाँ पे प्लेस्ड होगा, सेंट्रल में, और वो चारों ओर से लीगेंड से घिरा हुआ रहेगा। द लीगेंड इन द कॉम्प्लेक्स इज टू बी कंसिडर्ड आर आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, एग्जाम्पल फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड एक्सेट्रा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल है H2O एंड अमोनिया एक्सेट्रा, आर रिगार्डेड एज डाइपोल। अब लीगेंड्स जो होते हैं वो या तो हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं आयंस, या फिर क्या हो सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें लॉन पेयर होना चाहिए। इफ द लीगेंड इज न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल है लीगेंड तो इसका नेगेटिव एंड ऑफ दिस लीगेंड डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो लीगेंड डाइपोल का जो नेगेटिव एंड होगा वो मेटल आयन की तरफ ओरिएंटेड होगा। दिस थ्योरी डज नॉट परमिट द इलेक्ट्रॉन्स टू एंटर द मेटल ऑर्बिटल्स, दैट इज इट डज नॉट कंसीडर इन एनी ऑर्बिटल ओवरलैप। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है उनका वो इस पूरी प्योरली आयनिक माना गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक माना गया है, तो यहाँ पे कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं मानी गई है। तो कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग इसमें बिल्कुल नहीं मानी है। यहाँ पे जो इनका रिलेशन है, जो इनका इंटरेक्शन है, वो केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक ही माना गया है। CFT डज नॉट कंसीडर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, कोवेलेंट बॉन्डिंग वो ये कंसीडर नहीं करती हैं, बट इट इज़ रिगार्डेड एज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज केटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड से। अभी मैंने आपको बताया ही था कि इनका बीच में रिलेशन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक माना है CFT के अकॉर्डिंग। द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ केटाइंस एंड दोज ऑफ लिगेंड्स इज प्योरली रिपल्सिव। लिगेंड है, नेगेटिव है वो, और जो मेटल आयंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसी इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो रिट्रैक्शन नहीं होगा, कैसा होगा इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। इसी रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स पहले फ्री मेटल आयन में लिगेंड्स के आने से पहले डीजेनरेट थे, सेम एनर्जी के थे, अब वो मेटल आयन कैटायन के डी ऑर्बिटल्स 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक तो होते हैं DX2Y2 एंड DZ2 ऑर्बिटल जो है वो तो हो जाएंगे EG, एक तो EG लेवल बन गया जो कि हायर एनर्जी का होगा, और एक हो जाता है लोअर एनर्जी का T2G, यानी DXY, DYZ एंड DZX ऑर्बिटल्स। इनमें से जो EG ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो एक्सिस पे ओरिएंटेड होते हैं, और जो T2G ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स, ये कहाँ पे एक्सिस के बीच में अरेंज होते हैं। जैसे DXY है तो वो X और Y एक्सिस के बीच में होगा, YZ जो है वो Y और Z एक्सिस के बीच में रहेगा, और ZX जो होता है वो किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं, Z और X एक्सिस के बीच में। The splitting depends on whether the ligands are arranged in an octahedral, tetrahedral or square planar way around the central ion. This effect is known as crystal field splitting. जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो रही है, अब वो स्प्लिटिंग भी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि लिगेंड्स किस तरह से आ रहे हैं। लिगेंड्स का इंटरेक्शन हो रहा है मेटल से, पर लिगेंड्स किस तरह से आ रहे हैं, जैसे उनका अरेंजमेंट, उसके मेटल लिगेंड के चारों लिगेंड्स का ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, या फिर वो टेट्राहेड्रली उसके चारों ओर अरेंज्ड है, फिर स्क्वायर प्लानर वे में वो अरेंज्ड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही इनकी स्प्लिटिंग होगी, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।